नाज़रीन आदाब, खुसूसी प्रोग्राम बांग्लानामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाज़रीन, ETV एक जानब अवामी मसाइल का आइनदार है तो वहीं दूसरी जानब आवाम की तहजीबी और सकाफती अक़दार और विरासत की आबियारी का पासदार भी। इसके अलावा ETV आवाम और हुकूमत के दरमियान एक पुल की हैसियत से राब्ता बनाए रखा है। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए ETV बांग्लानामा का आगाज़ किया गया है, जो बंगाल के आवाम का तर्जुमान है। आइए आगाज़ करते हैं आज के बांग्लानामा का। नाज़रीन, माली तौर पर कमज़ोर तलबा के आला तालीम के ख्वाब को पूरा करने के लिए कई तंजीमें स्कॉलरशिप व लोन के ज़रिए तलबा की मदद के लिए आगे आई हैं। इनमें एक जिद्दा की समाजी तंजीम IDB भी है। ताहम आला तालीम मुकम्मल होने और आला ओहदों पर फायज होने के बावजूद उम्मीदवारों की जानिब से रकम वापसी न होने से IDB तलबा की मदद करने में नाकाम है। IDB की जानिब से लोन लेकर तालीम में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में अवार्ड की तकसीम के साथ दानिशवरों ने तलबा से रकम वापसी के लिए ईमानदाराना रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया। मुल्क मगरबी बंगाल के ईस्टर्न जोन में रकम वापसी न होने से यहाँ के तलबा की मदद के लिए IDB के इक़दामात को महदूद बताया है। 4 साल तक हमारे साथ जुड़े रहते हैं और 4 सालों में उनकी हम कारकर्दगी देखते हैं। उनके एकेडमिक, उनके सोशल बिहेवियर और उनका दीनी फ़िक्र किस हद तक वो हैं, उनको ये अवार्ड देते हैं। हम लोग उसको एक्सीलेंस परफॉर्मेंस अवार्ड देते हैं। उसके नाम को सेलेक्ट करके हम लोग जिद्दा भेजते हैं और जिद्दा से फिर सिलेक्शन होकर उनका आता है। देखिए वहाँ से उनका ये है। इतने पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट हो चुके हैं IDB के कि अगर सही तरीके से रिसाइकिलिंग हो तो हम बजाय जितना IDB दे रही थी, जैसे यहाँ 30 बच्चों को दे रही थी, हम 60 बच्चों को देंगे। लेकिन इस मामले में थोड़ी सी जो बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे हैं, रिटर्न सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जो हम 30 बच्चों को दे रहे हैं स्कॉलरशिप, लेकिन यहाँ ज़रूरत है तकरीबन 3 गुना ज़्यादा, 90 बच्चों को देने की ज़रूरत है। जो हमारे पास, जो हम इंटरव्यू लेते हैं तो देखते हैं, लेकिन पैसे हम उतना नहीं है हमारे पास। अगर ये पैसा रिटर्न होता तो 30 के बजाय 90 लोगों को मिलता। तो ये नुकसान हो रहा है, ये मिल्लत का नुकसान हो रहा है। नाज़रीन, अगर कोई इदारा कमज़ोर तलबा की इतने बड़े मामले पर मदद करता है तो ईमानदारी के साथ वो पैसा वापस भी किया जाए, चूँकि आप एक आला ओहदे पर पहुँच चुके हैं। और साथ ही वापस ही ना करें बल्कि आप भी कुछ माली ताउन करें ताकि आप ही की तरह वो स्टूडेंट्स जो कमज़ोर हैं तालीम में आगे बढ़ें और ओहदों पर आगे जाएं, ताकि वो इस तंजीम को आगे बढ़ा सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दाइश एक ऐसा नाम जिसके खिलाफ दुनिया भर के ममालिक मुत्तहिद हो रहे हैं, वहीं मुसलमानों पर इससे हमदर्दी रखने के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। तहम मुफ्ती हरम वसीउल्लाह अब्बास ने दाइश के नाम पर मुसलमानों को गुमराह व बदनाम करने की साजिशों का इल्ज़ाम लगाया है। यूपी से ताल्लुक रखने वाले वसीउल्लाह अब्बास 17 साल की उम्र में तालीम के सिलसिले में सऊदी अरब गए और वहीं से आला तालीम हासिल की। इन दिनों मुफ्ती हरम के फराइज के साथ मक्का यूनिवर्सिटी उमुल क़रा में मुदर्रिस हैं। गुज़िश्ता दिनों पैगाम रिसालत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कोलकाता आए थे। उन्होंने मुल्क में मजहब के नाम पर फैली बेचैनी को अफसोसनाक बताते हुए मुल्क में तमाम तबके के लोगों के साथ यकसा सलूक रखने और मौक़े दिए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए हिंदुस्तान के आपसी इत्तेहाद को दुनिया के लिए मिसाली बताते हुए इसे मजबूत बनाने के लिए हर तबके को आगे आने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने उलमाए दीन को भी सियासत से ज्यादा कौम की तरक्की के लिए काम करने की जरूरत पर जोर दिया। और सबसे ज़्यादा मुतासर अरब ममालिक के नौजवान हैं, इस वजह से कि उन्होंने इस्लामी नाम से, और ये धोखा हमेशा दिया गया इस्लाम के नाम से, उसमें ऐसे ऐसे लोग भी पकड़े गए जो यहूदी फ़ौज के आदमी थे। तो अब उनको कैसे कहा जाए कि ये इस्लामी खिलाफत कायम करेंगे। और मेरा अपना अक़ीदा है कि इसको ऐसे ही लोगों ने ईजाद किया है कि उन इस्लामी खिलाफत के नाम को बदनाम किया जाए। कि दाइश के बारे में जो पूरी दुनिया के नौजवान उनके साथ शरीक हो जाते हैं, वो भी धोखा खा करके कि हम मज़लूम हैं, अब हम इनसे बदला लेंगे, ये गलत है।
मुफ्ती हरम ने दाइश के नाम पर मुल्क के मुख्तलिफ मुल्कों में फैली तबाही को अफसोसनाक बताते हुए दाइश से मुस्लिम नौजवानों के जुड़ने के इल्जामात को गलत बताया। उन्होंने दाइश के नाम पर मुसलमानों और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश बताते हुए महरूमी के शिकार नौजवानों के जज्बात की बिना पर दाइश में शमूलियत के रुझान को अफसोसनाक बताते हुए कहा कि अरब ममालिक को सबसे ज्यादा मुतासिर होने की बात कही। साथ ही उन्होंने अबू धाबी में आलमी काबिल तजदीद तवानाई एजेंसी में इसराइल के साथ सिफारती सतह के मिशन के आगाज को गलत बताते हुए इस तरह के मंसूबों को सऊदी उलमा की जानिब से रद्द किए जाने की उम्मीद जताते हुए इसे नाकाबिल कबूल बताया। खबरें बना करके लोगों में मशहूर करते हैं, वरना इसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है कि सऊदीया कभी इसराइल का सफारत खाना खोले या इसराइल को कोई दफ्तर बना करके दे। हम वहाँ रहते हैं, जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे अच्छे लोग खबरें बताते हैं। तो ये चीज़ पूरे तौर पर गलत है, इसमें कोई शक नहीं है कि सवाल नहीं, लेकिन अगर खोला जाएगा तो यकीनन उलमा नहीं इजाज़त देंगे, और जब तक उलमा इजाज़त नहीं देते, उनके यहाँ बड़ी कमेटी है, बड़े उलमा की एक हैयत किबारुल उलमा जिसका नाम है, बड़े उलमा की कमेटी, उससे फतवा लेकर के कोई हरकत करते हैं। कोई फिक्रमंद है, हमारी कई किताबें हैं, किताबों में हमने लिखी है, उलमा को मुखातब किया है कि ज़िम्मेदार आप ही लोग हैं इस इख्तिलाफ के, जो किसी की मस्जिद को कब्ज़ा करना चाहते हैं या किसी को काफिर कहते हैं आप लोग और गलत कहते हैं, ये उलमा ही ज़िम्मेदार हैं। अवाम भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन सबसे पहले ज़िम्मेदार उलमा हैं। उनको डबल अज़ाब होगा क़यामत में, अल्लाह ताला ने कलाम पाक में ज़िक्र किया है। और सही दीन को सीख करके खालिस कुरान और सुन्नत और अइम्मा के तरीक़े पर चल करके मुत्तफ़िक़ हो जाएं और काम करें, हर एक के साथ मिल कर के रहें, जिस मुल्क में भी रहें अमन के साथ रहने की कोशिश करें, फित्ने फसाद की बात ना करें। मुफ्ती हरम ने इन खबरों को भी गलत बताया कि अरब में यहूदी सिफारत खाना खोलने की कोई इजाजत है। अगर ऐसा हुआ तो उलमा एहतजाज करेंगे। सऊदी मुल्क हर हसास मामला अपने आइमा से पूछकर करता है और इनकी यही कोशिश रहती है कि मजहबी अकीदे को ठेस ना पहुंचे। उन्होंने हिंदुस्तान को अपना मुल्क कहा और दुआ भी की कि मुल्क अमन और तरक्की के मनाजिल तय करे। वसीउल्लाह अब्बास साहब, जिन्होंने साफ तौर पर मुसलमानों को मुत्तहिद होने की अपील की और जिस बात पर जोर दिया वो ये था कि ख़ासकर उल्मा मसले की झगड़ों से अलग हटकर मुसलमानों को मुत्तहिद करे और उन्हें तालीम याफ्ता बनाए। कैमरामैन राव के साथ शबाना एजाज, ETV न्यूज़, कोलकाता। अयोध्या में राम मंदिर तामीर किए जाने वाले बयान के बाद अब RSS अपने ही बयान से बचती दिखाई दे रही है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि वो राम मंदिर बनाने के अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटे हैं, लेकिन ये अभी अयोध्या में मंदिर तामीर किए जाने का सही वक्त नहीं है। पेश एक रिपोर्ट। बीजेपी शुरू से लोगों को इस बात का यकीन दिलाती आई है कि जब वो इख्तियार में आएगी तो अयोध्या में राम मंदिर तामीर किया जाएगा, लेकिन हकीकत इस बयान से मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। बीजेपी हुकूमत अब मंदिर तामीर इशू से बचती दिखाई दे रही है। इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात माने जा रहे हैं। एक तो अदम रवादारी के मामले पर बीजेपी पहले ही सवालों के घेरे में है। इसके बाद राज्यसभा में इसके पास इतने अराकीन नहीं है कि वो राम मंदिर मामले को यहाँ पास करवा सके, इसलिए RSS भी इस मामले पर खुलकर नहीं बोल पा रही है। जोश के समय जोश का काम, होश के समय होश का काम। इसका विवेक जिसके पास है वो कार्य को सफल करता है। मोहन भागवत कोलकाता में एक तकरीब में शिरकत करने आए थे। ये तकरीब उन 2 कार सेवकों की याद में रखी गई थी जो बाबरी मस्जिद इंहिदाम के लिए अयोध्या गए थे। बाद में इन दोनों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। इसी प्रोग्राम में अपने खिताब के दौरान भागवत ने कहा कि राम मंदिर तामीर के लिए आवाज उठाने का ये सही वक्त नहीं है। करेंगे तो फिर भव्य राम मंदिर बनेगा। श्री राम के आदर्शों की मान्यता संपूर्ण भारत में सब प्रकार के लोगों में मान्य हो जाएगी, प्रतिष्ठित हो जाएगी। जीना कैसे और उस जीनों को फेंक भी कैसे देना अगर आवश्यकता है तो ये अपनी करनी से उनको सिखाए, वो करनी हमारे साथ। अमित शाह, आदित्यनाथ जैसे लीडरान के मुतनाज़े बयान की वजह से बीजेपी पहले ही बैकफुट पर दिखाई दे रही है। पार्टी के आला लीडरान ने भी इन लोगों को इस तरह के बयानात नहीं देने की सलाह दी है। मंदिर तामीर के मामले पर पीछे हटना भी इसी बैकफुट का एक हिस्सा माना जा रहा है। कोलकाता से ETV के लिए अनूप दत्ता की रिपोर्ट।
दानिश्वरों ने मोहन भागवत के बयान राम मंदिर मेरी ही जिंदगी में बनेगा पर सख्त एतराज जताया और इनकी मजम्मत की कि ऐसे बयानात मुल्क की एकजहती के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। मस्जिद को जो हिंदुस्तान की इज़्ज़त व आबरू थी और जमहूरियत की सबसे बड़ी निशानी थी, उस मस्जिद को तोड़ा, दूसरे के घर पर कब्ज़ा करना, तोड़ना और फिर अपना दावा करना, ये तो भगवत और उसके ख़ानदान की फितरत ही है। और जिन कार सेवकों को उसने श्रद्धांजलि दी है वो कार सेवक नहीं, हिंदुस्तान के सब दुश्मन हैं, मुल्क को इत्तेहाद के। मंदिर ये एक ख्वाब है, इसी पर तो विश्व हिंदू परिषद बचा हुआ है। जब ये बना ही देंगे तो फिर और करेंगे क्या? ये इनका एक इशू है जो बराबर रहेगा और हिंदू भी समझ रहे हैं, अब समझ रहे हैं। अभी इनको या तो इनका वजीर आजम ये कहे कि सब मिलकर चलो। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई मोहन भागवत से, जो यहाँ आके प्रचार कर रहे हैं उन लोगों का जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को गिराने में हाथ बटाया, और उनको गोया शर्मिंदा होना चाहिए था मोहन भागवत को। और ख़ुद अडवाणी जी ने कहा था कि बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, और वाजपेयी जी ने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, और यहाँ मोहन भागवत आके कह रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, यानी बाबरी मस्जिद को तोड़ना चाहिए था, बाबरी मस्जिद को गिराना चाहिए था। ये तो बहुत ही ख़राब बात है, बेशर्मी हठधर्मी की बात है कि जिन लोगों ने कानून तोड़ा उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, उनका इनकरेज किया जा रहा है, उनकी हौसला अफजाई की जा रही है, वो भी मगरबी बंगाल में। तो हमारी चीफ मिनिस्टर को चाहिए था कि इस तरह के प्रोग्राम को होने नहीं देती, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक बात है और बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेना चाहिए। He cannot spread in the name of freedom of speech. He cannot spread hatred. He cannot divide the communities. No, what I tell you, what was destroyed on 6th December, it is not only a mosque. What was destroyed was people's respect, people's tradition, our India's tradition, our constitutional values, our self-confidence, that we must trust each other. Exactly. The faith. The faith. What was really destroyed was the faith of the people. मुल्क में मुसलसल सामने आ रहे अदम रवदारी के मामलों के बीच एक जगह ऐसी भी है जहां हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल साफ तौर पर देखी जा सकती है। हम बात कर रहे हैं मगरबी मिदनापुर के चांद सा बाबा मज़ार की, जहां चादरपोशी के लिए हर मजहब के लोग जियारत के लिए आते हैं। मिदनापुर के वार्ड नंबर 17 में मौजूद चांद सा बाबा का मज़ार, ये मज़ार सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं बल्कि हिंदू मजहब के लोग भी यहाँ जियारत और चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। ये मज़ार फकीर चांद सा बाबा की याद में बनाया गया है, लेकिन इस मज़ार की देखभाल चमत कुमार संतरा करते हैं और ये सिलसिला आजकल का नहीं बल्कि 17 साल पुराना है। सिर्फ इतना ही नहीं, मज़ार में रोजाना पूजा का भी खास एहतमाम किया जाता है। আমার সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ আছে, মুসলিম ভাই আছে, হিন্দু ভাই আছে, সবাই মিলে এটা পরিচালনা করা হয়। প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে নরনারায়ণ সেবা, কোরআন পাঠ, বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ আসে। इस मज़ार की खास बात यह है कि यहाँ आपको जहाँ मुसलमान नमाज अदा करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं हिंदू मजहब के लोगों को पूजा करते हुए देखा जा सकता है। ভালো লাগে যে একটা হিন্দু লোক চালাচ্ছে এতদিন মাজারটা, আমাদের এটা কিছু অসুবিধা নেই। পীর বাবা আশ্রম চালাচ্ছে হিন্দু লোক, এটি ব্যতিক্রম ঘটনা। এখানে হিন্দুদের বাড়িতে রান্না বন্ধ হয়ে যায়, ও যেদিনে এদের বড় অনুষ্ঠান হয় হিন্দু ভাই এবং মুসলিম ভাই সবাই এখানে খাবার খায়। यह माना जाता है कि चांद सा बाबा ने यहाँ रहकर हर मजहब के लोगों की खिदमत की थी और उनका इलाज भी किया था। चांद सा बाबा के लिए इंसानियत ही पहला और आखिरी फर्ज था। मगरिबी मिदनापुर से ईटीवी के लिए शोभान गोस्वामी। हमारा खुसूसी प्रोग्राम बांग्ला नमाज जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।
बांग्लानामा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कोलकाता से आईएस एजेंटों की गिरफ्तारी के बाद गार्डन रिच बिल्डर्स की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। शहर के गार्डन रिच इलाके में रोजगार को लेकर इस अहम इदारे में मकामी लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पेश एक रिपोर्ट। कोलकाता में मटिया बुर्ज गार्डन रीच इलाका मुसलमानों की अक्सरियत आबादी वाला इलाका है। गुज़श्ता दिनों इस इलाके से 3 मुश्तबह आईएसआई एजेंटों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। इनमें वालिद इरशाद अंसारी, बेटा अशफाक अंसारी और मामा जहांगीर अंसारी हैं। इन तीनों पर इल्जाम है कि इन्होंने शिप बिल्डर्स में बनने वाले जंगी जहाजों की मालूमात व नक्शे पाकिस्तान को फराहम किए हैं। इस अहम खबर के सामने आते ही शिप बिल्डर्स के जिम्मेदारों की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि यहाँ से कई मुल्कों ने जंगी जहाज खरीदने के ऑर्डर दिए हैं। ऐसे में यहाँ की मालूमात पड़ोसी मुल्कों को फराहम होने की खबरों से लोगों में तशवीश पाई जा रही है। लोग तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा कांड, किंतु ऐसा हो गया है। तो उसको बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं। हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग को तो तकलीफ होगा ही, टेंशन तो होगा ही। बहुत सारे लोग यहाँ के जो स्थान रहते हैं परमानेंट और नौकरी तो नहीं मिल सकता है। तब जो लोग यहाँ पर रहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से ही काम करते हैं। इस शिप बिल्डर में बहुत सारे कंडक्टर हैं जो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और यहाँ के लोकेलिटी माने लेबर सप्लाई जो करते हैं वो लोग करते हैं। अब क्या होगा, इन सारे लोगों के लिए तो मुसीबत हो गई ना। गार्डन रीच इलाका तरक्की की राह से काफी दूर था। एक जमाने में इस इलाके पर माफिया ग्रुप की पकड़ मजबूत थी। साथ ही बेरोजगारी इस इलाके का अहम मसला है, जिन्हें रोजगार फराहम करने में शिप बिल्डर्स ने अहम किरदार अदा किया। अगरचे मुस्तकिल नौकरी फराहम नहीं की जाती, ताहम वक्ती नौकरियां यहाँ के लोगों के लिए मुआशी बदहाली को दूर करने का अहम जरिया है। ताहम इन गिरफ्तारियों के बाद यहाँ के लोगों में शिप बिल्डर्स की नौकरी के ताल्लुक से बेचैनी देखी जा रही है। शिप बिल्डर में तो देखिए यहाँ मुसलमानों को तो नौकरी ऐसे भी नहीं मिलती है, सब तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, सब लेबर कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। यही है वो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स जहां के जंगी जहाजों की तफसीलात पाकिस्तान भेजी जा रही थी। एसटीएफ ने दावा किया है कि गार्डन रिच इलाके से जो 3 मुश्तबा आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुए हैं वो यहीं काम करते थे और यहां के जंगी जहाजों की तफसीलात पाकिस्तान भेज रहे थे। अब देख सकते हैं कि ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। किसी को भी बगैर आई कार्ड के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि शिप बिल्डर्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि आखिर सिक्योरिटी में कमी कहाँ रह गई, क्योंकि इस शिप बिल्डर से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने यहाँ से जंगी जहाज़ खरीदने की ख्वाहिश का इजहार किया था। ऐसे में बड़े पैमाने पर यहाँ जंगी जहाज़ तैयार किए जाते हैं। अब शिप बिल्डर्स के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सिक्योरिटी को किस तरह मजबूत बनाए। कैमरामैन राव के साथ शबाना एजाज, ईटीवी न्यूज़, कोलकाता। और अब बात कोलकाता के बजरंगी भाईजान की। जी हाँ, एक तरफ पर्दे पर बजरंगी भाईजान ने पाकिस्तानी मुन्नी को बड़ी मुश्किलात के बाद उसे अपने मुल्क पहुंचाया। आज हम आपका तारुफ करवाते हैं हकीकी बजरंगी भाईजान से। जहां कोलकाता के सागर मुखर्जी, जो एक गरीब मुस्लिम बहन माया मलिक की जिंदगी बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है। माया ब्लड कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, जबकि इस वक्त मुल्क में अदम रवादारी को लेकर बहस चल रही है। ऐसे में सागर और माया की कहानी कौमी यकजहती की एक बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आई है। पेश है ये रिपोर्ट। वादा करते हैं कि अब तो हम मुन्नी को खुद उसके घर छोड़कर ही आएंगे। আমি যতদিন মেয়েটাকে না সুস্থ করতে পারছি আমি ততদিন যেমন ভাবে ওকে আমি লড়াই করে যাব। যে করে হোক আমি ওই মেয়েটাকে খুব ভালোবাসি বোনের মতো, যেন আমার বোনটা বাঁচে ব্লাড ক্যান্সারের হাত থেকে। पेशे से दर्जी सागर मुखर्जी का हावड़ा का हीरापुर गांव से ताल्लुक है। उनके आमदनी का वाहिद जरिया लोगों के कपड़े सीना है, जो मौजूदा वक्त में काफी कम है। माया मलिक 10 साल लड़की बचपन से ही सागर की दुकान पर आया करती थी। धीरे धीरे दोनों में भाई बहन का रिश्ता बन गया, लेकिन हालात तब बदले जब माया के वालिद ने सागर को बताया कि माया ब्लड कैंसर की मरीज है। इस बात से सागर को बड़ा धचका लगा और वो अफसुर्दा हो गया। उसके बाद वो माया को लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काटता रहा ताकि माया का बेहतर इलाज करा सके, लेकिन वो हर जगह से मायूस लौटा, क्योंकि इलाज के लिए इतनी रकम दरकार है जो दर्जी के पेशे से कमाना नामुमकिन है।
सागर अपनी जद्दोजहद मुसलसल जारी रखे हुए है ताकि अपनी बहन की जिंदगी बचा सके। वो लीडरों और वजीरों के दरवाजों पर भटकता रहा ताकि अपनी बहन के लिए कोई इमदादी रकम मिल जाए, लेकिन हर बार उसे मायूसी हाथ लगी। বেলাট দেওয়ার জন্য কোনো রকমে মানে রুগীটাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বেলাট আমরা কিনে কিনে উলুবেড়া হসপিটালে দিয়েছি, মানে এরকম 2 বোতল, ভাঙড় হসপিটালে দিয়েছি 3 বোতল। দাদার সঙ্গে সবসময় দেখা হয়, যখনই ডাকি দাদাকে পাই। सागर अपनी दुकान को हफ्तों बंद रखकर बहन के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने की नाकाम कोशिश करता रहा। काफी मेहनत के बाद आखिर माया को चितरंजन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। माया गरीब घर से ताल्लुक रखती है। उनके वालिद सिर्फ एक मजदूर हैं, जिसकी वजह से उनकी माली हालत काफी खराब है। लेकिन सागर अपनी पूरी बचत अपनी बहन के इलाज के लिए सर्फ करने को तैयार है। यही नहीं बल्कि इलाज के लिए लोगों से मदद की अपील भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। इस बात से हर कोई वाकिफ है कि इतवार छुट्टी का दिन होता है। दफ्तर से लेकर स्कूल और कॉलेज सब कुछ बंद होते हैं। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि मगरबी बंगाल के बर्दमान शहर में एक ऐसा स्कूल है जिसमें इतवार की जगह पीर को छुट्टी रहती है। पेश एक रिपोर्ट। तारीख इस बात की गवाह है कि 20वीं सदी के दौरान आजादी की जंग में पूरे मुल्क के लोग पूरी यूनिटी यानी एकता के साथ शरीक हुए। आजादी की इस जंग के दरमियान बर्दमान के जमालपुर इलाके के लोगों ने बच्चों की तालीम को जहन में रखते हुए एक स्कूल कायम करने की पहल की और इस खास पहल के बाद इलाके में सदका की गई जमीन पर एक स्कूल की तामीर की गई और जिसका इफ्तिताह 5 जनवरी 1922 को गोपालपुर मुक्ता केशी विद्यालय के नाम से किया गया। हैरत की बात तो ये है कि स्कूल की तामीर से लेकर असातिज़ा को तनख्वाह देने तक इलाके के लोगों ने बरतानवी हुकूमत से कोई मदद नहीं ली। इसके बावजूद स्कूल दिन दूना रात चौगनी तरक्की करने लगा। चूँकि बरतानवी हुक्मरानों ने छुट्टी के तौर पर इतवार यानी संडे को चुना था, लेकिन जमालपुर के बाशिंदों ने अंग्रेजों के चुने हुए इतवार की जगह पीर को स्कूल की छुट्टी के लिए मुंतखब किया। इंग्रेजদের বিরুদ্ধে একটা অসহযোগিতা চলছে সেই সময়কে এই এলাকার যারা সুনামধন্য ব্যক্তি তারা করেছিলেন স্কুলটা, যে এলাকার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে এবং আমরা ইংরেজ প্রভুত্ব না মেনে ইংরেজদের লেখাপড়া শেখানোটা আমরা শিখবো না, আমরা স্বদেশিয়ানা বজায় রাখবো। সেই স্বদেশিয়ানা বজায় রাখার জন্য বিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং ওদের যে রবিবার দিন ছুটি সেই ছুটিটাকে আমরা মানবো না বলেই তারা কিন্তু সোমবারের ছুটিটা এখানে চালু করেছিলেন যে আমরা রবিবার ছুটি মানবো না ব্রিটিশদের। তো সেই ঐতিহ্যটাকে বরাবর এতদিন ধরে আজকে আর কয়েক বছর পরে শতবর্ষে পা দিতে চলেছে, সেইটাকে আমরা বজায় রেখে চলেছি। এটা হচ্ছে এই এলাকার একটা ঐতিহ্য, একটা আত্মগরিমা এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা এই এলাকার আবেগ হয়ে দাঁড়িয়েছে যে গোপালপুর স্কুলে রবিবার দিন ছুটি একটা যেন আবেগ, একটা এই আবেগটাকে আমরা কোনো কিছুর বিনিময়ে কিন্তু আমরা বিসর্জন দিতে চাই না। स्कूल की बुनियाद डाले जाने से लेकर अब तक तकरीबन 9 दहाइयों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन स्कूल की छुट्टी का दिन आज भी ज्यों का तो पीर का ही है। स्कूल मैनेजमेंट आज भी स्कूल की वो रिवायत को बखूबी अदा कर रहा है, यानी इतने साल गुजर जाने के बावजूद गोपालपुर मुक्ता केशी विद्यालय में आज भी इतवार को नहीं बल्कि पीर को ही छुट्टी होती है। আমাদের স্কুলটা 1922 খ্রিস্টাব্দে বিজয় কৃষ্ণ কুমার গড়ে গিয়েছিলেন আর এই স্কুলটা অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্য গান্ধীজির এই স্কুলটা আমাদের রবিবার দিন অর্থ দিবস এবং সোমবার দিন খোলা থাকে। তো এই স্কুলে আসতে আমাদের গর্ববোধই হয়, রবিবার কিছু দুঃখ হয় না আমাদের। স্কুলের বিশেষত্ব হচ্ছে যে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে সমস্ত স্কুল আছে তার মধ্যে আমাদের এই গোপালপুর মুক্ত বিদ্যালয় হচ্ছে একটিমাত্র স্কুল যেটি রবিবার খোলা থাকে। এটি আমাদের ঐতিহ্য। আমি এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র এবং বর্তমানে শিক্ষক। আমাদের এই বিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 1922 সালের 5ই জানুয়ারি।
তখন দেশ জুড়ে যখন গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল তখন এই বিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বিদ্যালয়টা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাজবল্লভ কুমার, ঈশ্বর রাজবল্লভ কুমার, অবিনাশ চন্দ্র হালদার, এছাড়া এলাকার আরও মহামান্য ব্যক্তিরা। তারা নিজেরা উদ্যোগ নিয়ে, নিজেরা জায়গা দান করে, নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করে এই বিদ্যালয় বিল্ডিং তৈরি করেছিলেন, শিক্ষক জোগাড় করেছিলেন, সেই শিক্ষকদের বেতনেরও ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা যেহেতু ইংরেজদের কোনো সহযোগিতা তারা নেননি, তাই তারা চেয়েছিলেন কি যে ইংরেজদের যেটা রবিবার যেটা ওদের বন্ধ থাকে আর সেইটাকে ওরা বর্জন করে রবিবারটাকে এখানে খোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই 1922 সালে 5ই জানুয়ারি থেকে আজ 2015 সাল পর্যন্ত সেই একই নিয়ম আমাদের স্কুলে হয়ে আসছে। आज़ादी के 68 साल गुजर जाने के बाद आज भी वो रिवायत कायम रखना और स्कूल में इतवार के बजाय पीर को छुट्टी होना अपने आप में इंतहाई यूनिक है। उस्ताद, तालिब इल्म और तालिबात और बाकी दीगर स्टाफ को तो अब इस रिवायत की गोया आदत सी हो गई है। वर्धमान से ईटीवी के लिए श्रादंडु घोष की खास रिपोर्ट। और नाज़रीन, बांग्लानामा में फिलहाल इतना ही। आदाब।